हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने उधार विक्रय तथा विक्रय वापसी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हालांकि इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग सेल्स हमारे कोर्स में है और यहाँ सेल्स का अभिप्राय अधिकांशतः उधार विक्रय से ही लगाया जाता है। फिर भी नगद बिक्री भी होती है, उनके संबंध में भी इंटरनल कंट्रोल पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अपन जानते हैं कि नगद बिक्री 3 तरीकों से हो सकती है। एक तो खिड़की पर नगद बिक्री, दुकान पर बिक्री और यात्री प्रतिनिधियों द्वारा बिक्री और डाक द्वारा बिक्री। तो नगद बिक्री को अपन 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें दुकान पर बिक्री या खिड़की पर बिक्री कहते हैं। ऐसी बिक्री की राशि का गबन होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में निम्नलिखित स्टेप लिए जाने चाहिए। नंबर 1, ग्राहकों द्वारा पसंद कर लेने के बाद उसका बिल विक्रेता द्वारा 5 प्रतियों में बनाया जाए, जिसकी एक प्रति स्टोर को माल तैयार करने के लिए भेज दी जानी चाहिए। सेकंड है, ग्राहकों को बिल की 3 प्रतियां देनी चाहिए। थर्ड है, ग्राहक रोकड़ियों को भुगतान करेगा तो वह सभी 3 प्रतियों पर भुगतान प्राप्त किया की मुहर लगाकर एक प्रति अपने पास रख लेगा और 2 प्रतियां ग्राहक को वापस दे देगा। उसके बाद चौथा स्टेप है, ग्राहक माल की सुपुर्दगी लेने जाएगा तो सुपुर्दगी देने वाले को बिल की जो उसके पास 2 प्रतियां हैं वो दोनों दे देगा। उसमें से एक प्रति वो अपने पास रखकर दूसरी प्रति पर माल सुपुर्द किया की मुहर लगाकर वापस ग्राहक को दे देगा और माल भी सुपुर्द कर देगा। तो उसके बाद अगला स्टेप है, मुख्य द्वार से बाहर निकलने के लिए ग्राहक बिल की अपनी प्रति द्वारपाल को दिखाएगा और बाहर निकल जाएगा। प्रत्येक दिन छुट्टी के समय उपरोक्त 5 जो कार्य है उनको करने वाले व्यक्ति अपना विवरण पत्र बनाकर मैनेजर को देंगे, तो उनकी बिक्री का योग एक समान होना चाहिए। जिस व्यक्ति को रोकड़ प्राप्ति का कार्य सौंपा गया है वह उचित पहचान वाला होना चाहिए और नियुक्ति के समय उचित जमानत राशि प्राप्त करने के बाद ही उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। और लास्ट है, इसमें हमेशा छुट्टी के बाद रोकड़ उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर डबल लॉक दोहरे ताले की तिजोरी में रखवाई जानी चाहिए, जिसकी एक चाबी रोकड़िए के पास हो और दूसरी उच्च अधिकारी के पास हो। प्रत्येक दिन की रोकड़ अगले दिन बैंक में जमा करा देनी चाहिए। ये हुआ जो दुकान पे या काउंटर पे सेल होती है उसके बारे में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसी में है सेकंड कि यात्री प्रतिनिधियों द्वारा बिक्री, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ट्रेवलिंग एजेंट्स जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा बिक्री की जाती है। तो उनके संबंध में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। इसमें भी गबन होने की संभावना अधिक रहती है, तो आंतरिक निरीक्षण की निम्न प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में विक्रय एजेंटों को विक्रय आदेश प्राप्त करने का ही अधिकार होना चाहिए, देनदारों से राशि वसूल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नंबर 2, विशेष परिस्थितियों में यदि इन्हें राशि वसूल करने का अधिकार दिया जाता है तो इन्हें देनदारों को कच्ची रसीद देने का ही अधिकार होना चाहिए। पक्की रसीद मुख्यालय द्वारा ग्राहकों को भेजी जानी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एजेंट द्वारा प्राप्त राशि उसी दिन मुख्यालय भेजने या मुख्यालय के बैंक खाते में जमा करवाने की उन्हें हिदायत होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, एजेंट को अपने खर्चे देनदारों से प्राप्त रोकड़ में से करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
अगला बिंदु है, यदि किसी ग्राहक से काफी समय से माल भेजने का आदेश न आ रहा हो तो इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट ने उनसे प्राप्त राशि मुख्यालय नहीं भेजी, इसलिए आदेश लेने नहीं जा रहा हो, तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। अगला बिंदु है, एजेंट को यह हिदायत हो कि देनदारों से की गई वसूली का विवरण साप्ताहिक या पाक्षिक मतलब 15 दिन के बाद हेड ऑफिस को भेजता रहे। अगला बिंदु है, समय समय पर एजेंटों का क्षेत्र बदलते रहना चाहिए ताकि कोई अनियमितता या टीमिंग एंड लेडिंग का सिस्टम हो तो वो उजागर हो जाए। टीमिंग लेडिंग का मतलब है पहली बार पैसा आया वो अपने पास रख लिया, दूसरी बार आया तो पहली बार वाले का जमा कर लिया, बचा हुआ अपने पास रख लिया। तो ये व्यवस्था टेम्परेरी गबन की होती है जिससे बचा जा सकता है। अगला बिंदु है, समय समय पर एजेंटों को यह हिदायत दी जाती रहनी चाहिए कि निर्धारित छूट से अधिक छूट या रिबेट मतलब छूट दी जाती है भुगतान जल्दी प्राप्त करने के लिए, रिबेट दी जाती है माल खराब होने या आदेशानुसार न होने पर। तो ये अधिकार एजेंटों को नहीं होना चाहिए। समय समय पर देनदारों से पत्र व्यवहार करके उनके खातों की स्थिति की सूचना तथा राशि प्राप्त होने में देरी होने का तुरंत भुगतान करने की हिदायत देनी चाहिए। ये हुई यात्री प्रतिनिधियों के द्वारा बिक्री के संबंध में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और लास्ट में बिक्री का है डाक द्वारा बिक्री। तो डाक द्वारा या पोस्टल सेल जब होती है तो उसके संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कैसी हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऐसी बिक्री वीपीपी से की जा रही हो तो इसका रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें माल भेजने की तिथि, ग्राहक का नाम, माल का विवरण, राशि, आदेश संख्या, ग्राहक का पता तथा प्राप्त रोकड़ की तिथि लिखनी चाहिए। सेकंड स्टेप है, यदि किन्हीं ग्राहकों से वीपीपी से माल भेजने के लिए अग्रिम राशि प्राप्त हुई हो तो उसे भी रजिस्टर में लिखना चाहिए। थर्ड है, रजिस्टर से तिथि के अनुसार प्राप्त रोकड़ की रोकड़ बही में प्रविष्टि करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, यदि ग्राहक द्वारा वीपीपी छुड़ाई जाए तो माल वापसी का लेखा भी रजिस्टर में होना चाहिए। मतलब कोई ग्राहक वीपीपी नहीं छुड़ाए तो माल वापसी का लेखा भी रजिस्टर में होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं अपन ने वीपीपी भेज दी नहीं छुड़ाएगा तो रिटर्न में आ जाएगा। अगला बिंदु है, वीपीपी द्वारा बिक्री के रजिस्टर का रोकड़ बही तथा बिक्री आदेशों से समय समय पर मिलान कर उच्च अधिकारियों द्वारा होना चाहिए। मतलब वीपीपी के द्वारा जो बिक्री हुई है उसका जो रजिस्टर होता है उसको रोकड़ बही से उच्च अधिकारी मिलान करे और जो बिक्री आदेश आया उनका भी उससे मिलान करे ताकि कोई गड़बड़ हो तो उसका पता लग जाए। क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया वीपीपी रजिस्टर होता है, पैसे आते हैं वो भी उसमें लिखे जाते हैं, उससे रोकड़ बही में एंट्री होती है। तो वीपीपी से माल वो जाता है जिसका आदेश प्राप्त होता है। आदेशों से वीपीपी रजिस्टर की जांच करें। वीपीपी रजिस्टर में आए पैसों की जांच रोकड़ बही से उच्च अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। और लास्ट में है, यदि डाक द्वारा बिक्री की मात्रा अधिक हो तो उधार विक्रय के लिए अपनाई जाने वाली आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का ही प्रयोग करना चाहिए। ये हुआ बिक्री के संबंध में डिटेल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन। क्योंकि नॉर्मली उधार बिक्री का ही पूछा जाता है पर बिक्री लिखा है तो ये तीनों भी अपन ने कवर कर ली है। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे इंटरनल चेक सिस्टम में मजदूरी एवं वेतन का आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक रिगार्डिंग सैलरी एंड वेजेस। बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिन्हें उनकी सेवाओं के बदले में वेतन या मजदूरी का रोकड़ भुगतान किया जाता है। इसमें गलती और कपट अधिक होने की संभावना होती है। मजदूरी की गणना में हेरफेर करके
मजदूरी की दर अधिक या कम दिखाकर, कार्य का समय अधिक दिखाकर वास्तविक मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। मजदूरी पुस्तिका में काल्पनिक नाम भरकर भी मजदूरी का गबन किया जा सकता है। अतः गबन और अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए संस्था में एक उपयुक्त आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का होना आवश्यक है। वेतन और मजदूरी के संबंध में कार्य को इस तरह से विभाजित किया जाता है कि वो अलग अलग कर्मचारियों में बंट जाए और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशाली तरीके से लागू हो सके। तो वो काम अपन 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है सेवाओं का क्रय, परचेज ऑफ सर्विसेज। व्यावसायिक संस्थाओं में जो बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं होती है उनमें एक कर्मचारी विभाग मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं का क्रय विभिन्न विभागों की मांग के आधार पर करता है। विभागों को प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सूचनाएं रखनी चाहिए जिसमें उसका नाम, पता, संख्या, मूल प्रार्थना पत्र, उसके द्वारा किए गए जो भी उसके द्वारा संदर्भ दिए गए उनका विवरण, अनुभव, नियुक्ति की तिथि, उस विभाग का नाम जिसमें वो कार्य कर रहा है, मजदूरी की दर, दरों की श्रेणी में परिवर्तन व परिवर्तन की प्रभावी तिथि आदि का विवरण होना चाहिए। जब कभी भी कर्मचारी को हटाया जाए तो इसकी सूचना इस विभाग को देनी चाहिए जिससे कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को पूर्ण रखा जा सके। यह सूचना कभी भी मजदूरी तथा वेतन बनाने वाले क्लर्कों, रोकड़िए या भुगतान करने वाले क्लर्कों को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। यह हुआ पहला स्टेप। दूसरा, समय तथा कार्य के आधार पर लेखा करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड वर्क। कर्मचारियों को समय तथा कार्य के आधार पर वेतन और मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यदि समय के आधार पर मजदूरी का हिसाब रखा जा रहा हो तो समय रिकॉर्ड करने वाली घड़ी मतलब टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक मजदूर को एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उसका नाम, पता, पद, संख्या, विभाग का नाम, मजदूरी की दर ये सारी लिखी होती है। कारखाने में प्रवेश के समय कर्मचारी अपने कार्ड पर समय छपवा लेते हैं और कार्य समाप्त कर कारखाने से बाहर निकलते समय पुनः बाहर जाने का समय छपवा लेते हैं। समय छापते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। कारखाने में प्रवेश के बाद श्रमिक समय नष्ट न कर सके इसके लिए फॉरमैन को समय का लेखा करने का आदेश दे दिया जाता है। समय घड़ी के अतिरिक्त टोकन नंबर व्यवस्था से भी कार्य समय का लेखा किया जा सकता है। इस प्रणाली में प्रत्येक श्रमिक को टोकन दे दिया जाता है जिस पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। यही नंबर श्रमिक की पहचान होती है। कारखाने में प्रवेश करते समय कर्मचारी गेट पर अपना टोकन लटका देता है और गेट पर बैठा हुआ कर्मचारी जो टाइम कीपर होता है प्रत्येक नंबर के श्रमिक का कारखाने में प्रवेश करने का समय लिख लेता है। कुछ संस्थाओं में श्रमिकों की उपस्थिति कार्ड भी दिया जाता है जिस पर श्रमिक कारखाने में प्रवेश करने का व बाहर निकलने का समय कार्ड पर लिखवा लेते हैं तथा साथ ही फॉरमैन भी प्रत्येक मजदूर के समय का लेखा कार्ड पर करते रहते हैं। अंत में फॉरमैन की तालिका और उपस्थिति कार्डों का मिलान करके गलतियों को दूर कर लिया जाता है। आजकल इन सब की जगह थंब इम्प्रेशन वाली मशीन हो गई है। कर्मचारी आता है, अपना इम्प्रेशन लगाता है, काम करने चला जाता है, वापस जाता है, तब भी अपना थंब इम्प्रेशन लगा के चला जाता है। अब जैसे जैसे विकास हो रहा है ये तकनीकें पुरानी होती जा रही है। यदि कोई संस्था मजदूरी का भुगतान कार्य के आधार पर करती है तो प्रत्येक श्रमिक को एक जॉब कार्ड दे दिया जाता है
श्रमिक के कार्य करने पर फॉरमैन द्वारा उसके कार्य का लेखा इस कार्ड में करके हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। कार्ड के साथ साथ संस्था में मजदूरों का रजिस्टर भी रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक मजदूर के द्वारा किए गए कार्य का हिसाब होता है। उच्च अधिकारियों की स्वीकृति मिलने पर अधिक समय भी करवाया जा सकता है। इसका लेखा मजदूर के कार्ड पर भी कर दिया जाना चाहिए। कभी कभी कुछ श्रमिकों को आकस्मिक रूप से अवकाश से पहले ही बाहर जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें बाहर जाने का अनुमति पत्र, पास आउट स्लिप दी जाती है, जिसमें कर्मचारी को बाहर जाने का समय, अंदर आने का समय, बाहर जाने का उद्देश्य इत्यादि लिखा होता है। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती है। एक प्रति उस व्यक्ति के लिए जो गेट पर बैठा रहता है और दूसरी फॉरमैन को देने के लिए तैयार होती है। यह अनुमति पत्र मजदूर की मजदूरी बनाने में सहायक होता है। तीसरा स्टेप है मजदूरी व वेतन की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एंड सैलरीज। मजदूरी का लेखा करने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी तालिका बनाकर मजदूरी की गणना की जाती है। इसको तैयार करते समय मजदूरी का लेखा करने के लिए उपयोग में लाए गए विभिन्न प्रपत्रों जैसे मजदूर का कार्ड, उपस्थिति की पुस्तक, जॉब कार्ड, फॉरमैन द्वारा तैयार किया गया रजिस्टर, अधिसमय पत्र तथा बाहर जाने के अनुमति पत्र आदि की सहायता से मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की गणना की जाती है। मजदूरी का निर्धारण भी इन्हीं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मजदूरी तालिका बनाने का कार्य एक अकेले कर्मचारी को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि एक से अधिक कर्मचारियों में काम बांट देना चाहिए, जिससे गड़बड़ी और कपट होने की संभावना नहीं रहती है। मजदूरों का कार्ड, उपस्थिति पुस्तक, अधिसमय पत्र, बाहर जाने के अनुमति पत्र, इनकी जांच फॉरमैन के विवरण पत्र से करनी चाहिए तथा कम से कम 2 कर्मचारियों को इस कार्य पर लगाया जाना चाहिए। तीसरे कर्मचारी को मजदूरी तालिका बनाने का कार्य दिया जाना चाहिए, जिसमें मजदूरों के नाम, संख्या, पद, मजदूरी की दर, उपस्थिति का समय, अधिसमय, बाहर जाने का समय, मजदूरी तथा विभिन्न कटौतियां जैसे कर, किराया, पीएफ, कर्मचारी बीमा आदि के लिए लेखा करना चाहिए। संस्था के अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मजदूरी तालिका बनानी चाहिए। उसके बाद चौथे कर्मचारी को मजदूरी तालिका की जोड़, कटौती तथा शुद्ध मजदूरी की गणना करने का कार्य दिया जाना चाहिए। नेट पेएबल कितनी होगी। 5वें कर्मचारी द्वारा उपरोक्त कार्य की जांच की जानी चाहिए। मजदूरी की गणना में लगे सभी कर्मचारियों को अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद हस्ताक्षर भी करने चाहिए, ताकि गलती हो तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके। और मजदूरी तालिका तैयार होने के बाद उच्च अधिकारी के भी हस्ताक्षर तालिका पर करवा लेने चाहिए। इसके बाद मजदूरी तालिका भुगतान के लिए लेखा विभाग को भेज दी जाती है। ठीक यही प्रक्रिया कार्य के आधार पर मजदूरी भुगतान के लिए भी अपनाई जाती है। उसके बाद अंतिम स्टेप आता है मजदूरी व वेतन का भुगतान करना, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज। तालिका लेखा विभाग में आने के बाद शुद्ध मजदूरी की धनराशि के लिए एक प्रमाणक मतलब वाउचर तैयार करके उस वाउचर के आधार पर शुद्ध मजदूरी के बराबर का चेक तैयार किया जाता है। चेक की रकम बैंक से प्राप्त करने के बाद मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। मजदूरी भुगतान के लिए प्रत्येक कर्मचारी के नाम या नंबर से एक लिफाफा तैयार कर उसमें उस मजदूर को देय मजदूरी की राशि रखकर भुगतान करना सम्मानजनक कहा जा सकता है। भुगतान के लिए कर्मचारी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होना चाहिए या अधिकृत पत्र मतलब ऑथराइज लेटर के आधार पर ही मजदूरी किसी प्रतिनिधि को उसके हस्ताक्षर करवा के देनी चाहिए।
यदि मजदूरों की संख्या अधिक हो तो मजदूरी तालिका पर मजदूरों के हस्ताक्षर करवाने चाहिए और उनको भुगतान फॉरमैन की उपस्थिति में करना चाहिए ताकि कोई गलत व्यक्ति को भुगतान नहीं हो। प्रत्येक मजदूर की पहचान भुगतान करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता और भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है या नहीं इसकी पुष्टि तभी हो सकती है जबकि उस व्यक्ति की उपस्थिति में भुगतान हो जिसके नियंत्रण में उन्होंने कार्य किया है। इसलिए फॉरमैन की उपस्थिति आवश्यक है। इसके लिए मजदूरी तालिका पर भुगतान करते समय फॉरमैन के हस्ताक्षर भी ले लेने चाहिए। मजदूरी का भुगतान करते समय मजदूरों की पहचान करने के लिए फॉरमैन को उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना चाहिए। यह सभी कार्य अलग अलग कर्मचारियों में इस प्रकार विभाजित करना चाहिए जिससे कपट की संभावना न रहे। आकस्मिक मजदूरों कैजुअल लेबर्स की मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाना चाहिए तथा ऐसे मजदूरों की सूची अलग से बनाकर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए और मजदूरों के लिए प्रविष्टि लेखा विभाग में होनी चाहिए। मतलब जो भी मजदूरी है उनका भुगतान होने के बाद इसका लेखांकन लेखा विभाग में होना चाहिए। तो इसके साथ ही अपने मजदूरी और वेतन का आंतरिक निरीक्षण का हिस्सा पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में अपन आंतरिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कंट्रोल में दो चीजें शामिल है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो एक भाग पूरा हो गया इंटरनल चेक का। अगले लेक्चर में आंतरिक अंकेक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।